गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। आज हम लोग साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल यानी कोशिका के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप साइंस के वीडियोस डालिए, तो चलिए हम आज साइंस के वीडियो में जो है बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर एक छोटे बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आपके एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, और जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इससे कौन कौन से क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सेल जो है कोशिका, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी संरचना और उसके बारे में जानते हैं, उस ब्रांच को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। अब कोशिका आपको पता है कि जो है यह किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। तो सेल के डेफिनेशन अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सेल, तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है, कोशिका है। और आप एक डायग्राम भी देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर जो कि सेल का बनाया गया है। तो बारी बारी से हम लोग सेल के डिस्कवरी, उसके स्ट्रक्चर, फिर अगले टॉपिक में हम लोग सेल डिवीजन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग सेल के डिस्कवरी और सेल के स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल क्यों है? क्योंकि सभी जीव का निर्माण, चाहे वो छोटा जीव बैक्टीरिया से लेके, वायरस से लेके, या बड़े जीव हाथी हो गए, कुछ भी बड़ा जीव, तो सभी के सभी ह्यूमन बॉडी तक सभी के सभी किससे बने हैं? सभी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। सेल, बहुत सारे सेल टुगेदर जो है कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू कंबाइंड होकर बनाते हैं ऑर्गन, लाइक हार्ट, लंग्स, और कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और देन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या हो रहा है? कोशिका हो रही है, सेल हो रहा है। तो इसलिए सेल को क्या कहा गया है? स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्रियात्मक इकाई क्यों है? फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि हमारे सभी छोटे बड़े काम, बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, दैट आर ऑल आर डन बाय द सेल। लाइक आप ब्रेन से सोचने का काम कर रहे हो, तो ब्रेन का फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स। किडनी जो कि आपके ब्लड को फिल्टर करती है, वहाँ पे भी वर्किंग या फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। तो जितने भी आपके ऑर्गन्स है उसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल्स ही है। दैट्स वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट। नाउ अब ये पता चल गया कि सभी जीव कोशिका से बने हैं। तो अब ये हुआ कि कोशिका को किसने ढूंढा, किसने डिस्कवर किया कोशिका को, और कोशिका आई कहाँ से? तो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये सभी को पता होगा कि सर्वप्रथम कोशिका को देखने या खोजने का श्रेय किसको मिला? रॉबर्ट हुक को मिला। कब? 1665 में। तो रॉबर्ट हुक के बाद जो है और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल के बारे में बताया, कोशिका के बारे में उन्होंने अपने अपने राय दिए। तो उनमें से जो है दूसरा नाम जो आता है वो है एवी लीवेनहोक का। लीवेनहोक ने सर्वप्रथम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीवेनहोक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। लिविंग सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एवी लीवेनहोक, एंटो लीवेनहोक। एंड जब सेल की डिस्कवरी हो गई, तो सेल की डिस्कवरी के बाद फिर बात हुआ कि आखिर ये कोशिका आई कहाँ से है। सेल को तो ढूंढा रॉबर्ट हुक ने, कहाँ ढूंढा था? तो पेड़ की छाल में, दैट वाज अ कॉर्कोम्बियम ट्री। पेड़ की ऊपरी छाल में उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा और किस तरह का स्ट्रक्चर पाया? तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर वहाँ मिला। उन्होंने मधुमक्खी की छत्ते की तरह संरचना देखा और उसको क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया, कोशिका। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया बुक में उन्होंने अपने डिस्कवरी के बारे में लिखा, रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके बाद आए आपके लीवेनहोक, उन्होंने जो है ह्यूमन सेल की फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी किया। तो लिविंग सेल को ढूंढने का श्रेय किसको जाता है? लीवेनहोक को। रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो कैसा सेल था? डेड सेल था, दैट वाज अ डेड सेल। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल के बारे में तमाम जानकारियाँ मिली कि सेल जो है किसी जीव का सबसे छोटा इकाई है।
सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। तो ये सारी बातें जो है सेल के बारे में दो साइंटिस्टों ने मिलकर सेल थ्योरी या डॉक्ट्राइन ऑफ सेल कहिए या सेल प्रिंसिपल कहिए, स्वान एंड स्लीडेन ये दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दिया। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हु गेव द सेल थ्योरी या हु प्रपोज द सेल थ्योरी, तो आपको बताना है क्या, स्वान एंड स्लीडेन। आफ्टर दैट अब क्वेश्चन ये हुआ कि आखिर ये कोशिका का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चोव ने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स कि एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक कोशिका का निर्माण कहाँ से हुआ है, पूर्व उपस्थित कोशिका से हुआ है। जैसे हम हो गए, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंडफादर, उसके पहले ग्रैंडफादर। तो ये अगर 10 पीढ़ियाँ पीछे चले जाओ तो आप बता नहीं सकते हो कि हमारे एंसेस्टर जो थे, पूर्वज थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे। लेकिन हमारे पूर्वज थे, उनसे हम चलते आ रहे हैं, आगे भी हमारी पीढ़ी बढ़ती जा रही है। तो एक सेल से दूसरी सेल बनती जा रही है, इस तरह से ये क्रम आगे चलता जा रहा है। तो यही बातें रुडोल्फ विर्चोव ने कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इट मीन्स एवरी सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति जो है पूर्व उपस्थित कोशिका से हुई है। लेकिन फिर ये क्वेश्चन हुआ कि आखिर ये कोशिका बना कहाँ से, हाउ इज सेल डेवलप। तो उसके बारे में परकिंजे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। प्रोटोप्लाज्म क्या था, दैट वाज अ डेंस लिक्विड सबस्टांस विच कंटेन्स फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जिसको कि हिंदी में जीव द्रव्य बोलते हैं, इस जीव द्रव्य का मतलब ये है कि यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ था जिसमें जीवन की मूलभूत इकाई मौजूद थी। फिर इस प्रोटोप्लाज्म के बाहर चारों ओर ये लिक्विड जो है, आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म देख रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहा गया। इस लिक्विड के बाहर चारों ओर एक मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और इसी मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे जो है आपको सेल ऑर्गेनेल डेवलप हुए। इस तरह से एक सेल का डेवलपमेंट हुआ। तो सेल का डेवलपमेंट के बारे में परकिंजे ने जो प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, यहाँ से सेल का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो ये छोटा सा इतिहास सेल का। ऐसे तो कई सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने राय जो है, और अभी भी डिस्कवरीज चल ही रही हैं। तो आगे धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे डीएनए वगैरह भी आएंगे, आरएनए वगैरह भी आएंगे। तो ये सब चीज़ें आगे मिलेगी हम लोगों को। फिलहाल हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल में देखें कि रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया, दैट वाज अ डेड सेल। आफ्टर दैट एवी लेवेनहुक ने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। स्लीडेन एवं स्वान ने जो है सेल थ्योरी दिया। और फिर रुडोल्फ विर्चोव ने स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। और परकिंजे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। तो ये आपको सेल का डिस्कवरी के बारे में हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की बात करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, एक सेल का डायग्राम बनाया गया है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तरफ आपको साइटोप्लाज्म दिखाई पड़ रहा है। इस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे जो भी आपको पार्ट्स दिखाई पड़े, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म में जो डूबे हुए उनको क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल। और दूसरा सेल का सेंटर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो दो चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर डूबे हुए सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा की जाएगी, और उसके बाद न्यूक्लियस यानी कि केंद्र की चर्चा की जाएगी। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि इस डायग्राम को आपको ध्यान में रहे। अब इसमें से जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में बारी बारी से चर्चा किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। 3 पॉइंट सभी के बारे में जानने हैं। अभी तो मैं केवल आपको समझा दे रहा हूँ, और इसका रिटेन जो है आप लोगों को PDF फॉर्म में मिल जाएगा। सिग्मा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी ले सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पे भी इसके आपके जो है PDF वगैरह जो है अवेलेबल हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सिग्मा क्लासेस के। तो हम सुनते हैं अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया 3 पॉइंट सब में ध्यान देने, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है 3 पॉइंट कौन कौन से होंगे। पहला पॉइंट ये होगा कि डिस्कवरी किसने किया, उसका फंक्शन क्या है, और उसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन। आप याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, अल्टमैन, ALTMAN। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किया। और ये नाम जो था माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज गिवन बाय बेंडा। खोजा अल्टमैन ने था, लेकिन नाम किसने दिया था, बेंडा ने। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात किया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन।
कोशिकीय श्वसन का यह साइट होता है, यानी कि यहाँ पे कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और सेल में ये एक नहीं मिलियंस में इनकी संख्या होती है सेल्स के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी फॉर्मेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। इस कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज यानी फूड का, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है। इट मीन्स उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और ब्रेक डाउन के फलस्वरूप क्या मिलती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी क्रिएट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन वेयर द एनर्जी इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज, या माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगला आपको राइबोसोम है। तो राइबोसोम की डिस्कवरी किया रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन, बट इन एनिमल फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम वाज फाउंडेड बाय डिस्कवर्ड बाय पैलेड, दैट्स व्हाई राइबोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज पैलेड पार्टिकल। तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने इसको देखा था, लेकिन एनिमल में सबसे पहले पैलेड ने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम में अब क्या फंक्शन इसका क्या है, तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का सेंटर है। तो इन राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला सेल ऑर्गेनल आप देख रहे हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी किया डी दवे ने। लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय डी दवे। एंड द लाइसोसोम में क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, विषैले एंजाइम्स। और ये विषैले एंजाइम्स क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये सेल के अंदर जो है, ये जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, या जो सेल ऑर्गेनल पुराने हो जाते हैं, उनको ये इंगल्फ करके उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। लेकिन कभी कल क्या होता है कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन खुद भी रप्चर हो जाती है, जिस वजह से ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट्स वाई लाइसोसोम इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम की खोज किया डी दवे ने, और इसका काम है कोशिका के अंदर अवांछनीय चीज़ों को नष्ट करना। और इसको किस नाम से जानते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी नाम कैसे पड़ा, तो इसका खोज किया था कैमरन गोल्जी ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर फूड पैकेजिंग का काम होता है। चूँकि सेल एज अ फैक्ट्री काम कर रहा है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्शन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन सबको पैकेट्स के फॉर्म में पैक करने का काम किसका है, गोल्जी बॉडी का। और पैकेट्स के फॉर्म में पैक करने के बाद ये ट्रांसफर करता है चीज़ों को, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दैट्स वाई गोल्जी बॉडी इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, तो गोल्जी बॉडी इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। आफ्टर दैट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देख रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया था पोर्टर ने, और इसके ऊपर राइबोसोम पार्टिकल्स पाए जाते हैं। दैट्स वाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स राइबोसोम इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उसको पहुंचाने में कौन मदद करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स थे। इसके अलावा एक सेल ऑर्गेनल और इसमें होता है जिसको कहते हैं आप सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का जो है रोल कहाँ पे मिलेगा, सेल डिवीजन के समय मिलेगा, जिसको कोई बोवेरी ने बताया था। बोवेरी साइंटिस्ट थे, वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, सेल के डिवीजन में वो काम आता है, सेंट्रियोल्स। अब इसके अलावा जो है आप देख रहे हो सेंटर पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन, आर ब्राउन, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है सेंटर पार्ट ऑफ द सेल होता है, ये कोशिका का केंद्रक भाग होता है, और इसका काम होता है पूरे कोशिका को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, अपने कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है कौन, न्यूक्लियस। पूरे कोशिका को समन्वित करता है और नियंत्रित करता है, क्योंकि कोशिका के द्वारा जो है सभी के ऊपर जो है कंट्रोल किया जाता है, इसलिए यह जो है सेंटर पार्ट ऑफ द सेल है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागेनुमा संरचना है। तो इस धागेनुमा संरचना को क्या बोला गया है, क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे एक लंबा सा रस्सी हो गया, अब उसको लपेट दीजिए एक ऊपर एक, तो इससे क्या बनता है, कंडेंस होकर क्रोमैटिन क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, गुणसूत्र।
और यही गुणसूत्र के ऊपर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है डीएनए या जीन्स। और ये क्रोमोसोम्स जो है उन डीएनए या जीन्स का ट्रांसफर जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन करवाता है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो ये क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल्स दैट इज डीएनए। तो क्रोमोसोम क्या करता है, गुणसूत्रों का वाहक कहलाता है। और यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा करवाया जाएगा, क्रोमोसोम के द्वारा। फिर जो है आपको जो कोशिका केंद्रक में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकते हैं वो ये है कि ये क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है ह्यूमन में, तो याद रखेंगे 23 पेयर्स होती है या 46 नंबर बोलेंगे। क्रोमोसोम के अलावा जो है आपको न्यूक्लियस के अलावा और कोशिका में क्या दिखाई पड़ रहा है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल कोशिका की बाहरी दीवार को, बाहरी स्किन को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ये किस चीज़ का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ये डबल मेम्ब्रेन, डबल स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर होता है इसका सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस और लिपिड का सेल मेम्ब्रेन बना होता है। इन सब के अलावा आपके प्लांट सेल में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो है एक्स्ट्रा पाए जाते हैं, जैसे आपके हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में आपके क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट आते हैं। तो प्लास्टिड्स जो है वो केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट वैक्यूल्स, वैक्यूल्स भी केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और एक आउटर मोस्ट लेयर पाया जाता है प्लांट सेल में, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और ये हार्ड और रिजिड होता है, याद रखेंगे। सेल वॉल इज ओनली फाउंड इनसाइड द प्लांट सेल विच इज हार्ड एंड रिजिड एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लास्टिड में आपको बताया क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से पाया जाता है। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स क्या होंगे, लिप्स होंगे या स्टेम हो सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो हेल्प करता है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड के प्रिपरेशन में। क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, और प्लांट्स जो है सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 के हेल्प से ग्लूकोज यानी कि स्टार्च का प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अलावा और आपको जो है क्रोमोप्लास्ट है प्लास्टिड में, जो कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट से पाए जाते हैं। और कलरफुल पार्ट्स कौन से होते हैं, आपके फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होंगे। तो ये फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं क्रोमोप्लास्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, टोमेटो में लाइकोपेन होता है, आपके गाजर कैरोट में जो है कैरोटीन होता है, और आपके बीट्स में विटामिन होता है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। तो दीज आर ऑल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड डिस्कवरी ऑफ द सेल। कोशिका टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपने सुन के जो है बहुत सारी चीज़ें लर्न की होगी। तो वीडियो को देखते रहें, वीडियो से बने रहें। सिग्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।